आज हम जो देखने जा रहे हैं वह है संस्था और समिति में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिटी। कमेटी है ना। कल हमने देख लिया था कि संस्था का जितना भी रह गया था हमने सारी विशेषताएं देख ली थी। आज जो मेन चीज है वह क्या है आपकी अंतर, कि भाई संस्था क्या होती है ये हम देख चुके हैं। तो जो अंतर है हम देख रहे हैं कि संस्था किस तरह बनती है, एक निश्चित संरचना रहती है संस्था की। और समिति क्या है, समिति की जो संरचना है वह निश्चित नहीं है, अस्थाई है। वो प्रकृति हो जाएगी जो पूरा ना अस्थाई, वो प्रकृति है कि समिति की जो प्रकृति वो अस्थाई है, यानी कि कुछ निश्चित समय के लिए रहती है और फिर खत्म हो जाती है। और वहीं पर जब हम संस्था की प्रकृति देखते हैं तो संस्था की प्रकृति कैसी है, स्थायी हो जाएगी। क्योंकि संस्था का निर्माण एक बार होने के बाद वर्षों तक चलता रहता है। इस तरह कह सकते हैं संस्था की जो प्रकृति है वह स्थायी है और समिति की प्रकृति कैसी है, अस्थायी है। बात करें हम इनके सदस्यता के आधार पर, तो संस्था की जो सदस्यता है, जो मेंबरशिप है, वह कैसी है, स्थायी। कि व्यक्ति एक बार संस्था का सदस्य जब बन जाता है तो काफी लंबे समय तक रहता है। ऐसे ही जब हम समिति की सदस्यता के बारे में बात करते हैं तो समिति की जो सदस्यता है वह क्या है, कुछ समय के लिए। तो उसकी सदस्यता कैसी हो गई, अस्थायी प्रकृति की या ऐच्छिक सदस्यता है। कि व्यक्ति यदि आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो किसी अन्य व्यक्ति को उसकी सदस्यता दे दी जाती है। स्थापना की बात यदि हम देखें तो जो संस्था की स्थापना होती है उसके लिए काफी लंबे समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यक्ति क्या रहता है उसमें नियमों से बंधा रहता है। कहाँ, संस्था में। वहीं पर समिति में नियम तो होते हैं लेकिन ये आवश्यक नहीं सभी व्यक्ति उस नियमों का पालन करें। जिस तरह हम कहते हैं कि जो हम समिति बना रहे हैं, जैसे नवदुर्गा समिति बनी गई, तो समिति में कुछ नियम तो रहेंगे लेकिन सभी व्यक्ति सभी नियमों को पूरी तरीके से पालन नहीं करते। लेकिन संस्था में क्या है, यदि नियमों का पालन आप नहीं कर रहे हो तो उसके लिए आपको दंड का प्रावधान भी है। जिस तरह यदि आप इस कॉलेज वगैरह में नहीं जाते तो क्या रहता है, आप लोगों के लिए फाइन लगता है। इस तरह हम कह सकते हैं संस्था में नियमों का पालन करना अनिवार्य है, वहीं समिति में नियमों का पालन करना ऐच्छिक हो जाता है, ऑप्शनल हो जाता है। समिति जो रहेगी आपकी, सदस्यता भी ऐच्छिक है समिति की, प्रकृति अस्थायी है। और लक्ष्य प्राप्ति के बाद क्या होता है, जो समिति है वह कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक यानी स्वतः ही क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है या खत्म हो जाती है। अगली हम देखें समय अवधि, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड में भी क्या है, संस्था का जो टाइम है वो काफी लंबे समय तक रहता है, वही समिति का टाइम कुछ समय के लिए, यानी समिति की टाइम ड्यूरेशन या समय अवधि निश्चित है या कम समय के लिए है। तो ये कुछ मुख्य अंतर है जो आपके संस्था और समिति के हैं। अगले हम देखें संस्था और समुदाय में कितना अंतर है। तो हम देखते हैं कि संस्था जो कैसी है, अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है संस्था। वहीं पर समुदाय क्या है, मूर्त, यानी कि समुदाय डिफाइंड है, कम्युनिटी इज अ डिफाइंड। क्योंकि संस्था क्या रहती है, नियमों से बंधी है। और नियम क्या रहते हैं, हम नियमों पर चलते हैं ना कि नियमों को देख पाते हैं। वहीं पर समुदाय की यदि हम बात करते हैं, समुदाय में दिखाई दे रहा है, इसलिए समुदाय क्या रहता है, मूर्त यानी डिफाइंड रहता है, कम्युनिटी इज विल बी डिफाइंड। बट इंस्टीट्यूशन इज अ एब्स्ट्रैक्ट, यानी संस्था अमूर्त होती है और समुदाय मूर्त होता है। संस्था नियमों कार्यों की, नियमों और कार्य प्रणालियों की एक समूह है या एक संकलन है। तो हमने संस्था की विशेषताओं में देखा कि संस्था के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, नियम पाए जाते हैं, एक कार्य प्रणाली पाई जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि
any institution will be follow some rules and work process। जबकि हम समुदाय की जब हम बात करते हैं तो समुदाय में क्या रहता है, व्यक्तियों का समूह। यानी कम्युनिटी इज प्रोवाइडेड अ ग्रुप ऑफ ह्यूमंस। तो वहां पर हम देख रहे हैं संस्था में नियम कानून है, लेकिन समुदाय में मनुष्य है। अगला अंतर लेंगे तो संस्था का जो उद्देश्य रहता है वह कैसा है, निश्चित है। यानी संस्था का कोई भी उद्देश्य होता है वह निश्चित रहेगा। एवरी इंस्टीट्यूशन इज बी फिक्स्ड और डिफाइंड बाय एनी एम या गोल। तो संस्था के जो भी कार्य प्रणाली वह निश्चित है। वहीं जब हम समुदाय को देखते हैं तो समुदाय कैसे होता है, आवश्यकताओं के आधार पर समुदाय धीरे धीरे विकसित होता जाता है। इन एनी कम्युनिटी इज डेवलप्ड आवर रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे आवश्यकता होती जाती है समुदाय का निर्माण होता जाता है। जिस तरह हमने समुदाय के लिए देखा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं, आपस में अंतःक्रिया करते हैं या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसके बाद समूह बनता है। और समूह जब बन जाता है तो समूह बनने के बाद क्या होता है कि उनकी एक संस्कृति डेवलप हो जाती है। जिस तरह यदि हम कहें कि आप जितने बच्चे हो, सभी बच्चे क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप बनाने के उपरांत उन ग्रुप का कोई एक स्थान निश्चित कर लेते कि यार अपन यहीं मिलेंगे। तो जब आपने एक निश्चित लोकेशन फिक्स कर ली, आपने निर्धारित कर लिया कि यही एक निश्चित स्थान है जहाँ पर हम लोग रहेंगे, अपनी स्टडी करेंगे और अपने दैनिक कार्य करेंगे, तो वह क्या हो गया, एक समुदाय में परिवर्तित हो गया। और जब समुदाय में परिवर्तित हो जाता है तो सबकी एक सामुदायिक भावना हो गई, क्योंकि सभी स्टूडेंट या सभी विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, एक ही भावना को लेकर रह रहे हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि संस्था जो बन रही है वह निश्चित उद्देश्य के लिए बन रही है, लेकिन जहाँ समुदाय बन रहा है वह स्वतः या ऑटोमेटिक धीरे 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 बनता है। अगला हम लें तो संस्था का जो भूभाग है वह निश्चित नहीं होता। In any institution, a defined geographical area is not compulsory। यानी संस्था के लिए भौगोलिक क्षेत्र का निश्चित होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जहां नियम लग गए वहां संस्था बन गई। जरूरी नहीं उसके लिए रॉ बिल्डिंग हो या कोई एरिया निश्चित हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जब समुदाय की बात करते हैं तो समुदाय के लिए एक भौगोलिक क्षेत्र का होना या निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना अनिवार्य है। In any community is must be compulsory a geographical area। हम देखते हैं कि समिति के लिए जो भौगोलिक एरिया है या उसका निर्धारण आवश्यक है। नेक्स्ट हम देखें तो संस्था क्या है, संस्था एक साधन है जबकि समुदाय एक साध्य। अब साधन क्या है, क्योंकि संस्था में हम जाकर अपने कुछ कार्य करते हैं या किसी उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, लेकिन समुदाय तो स्वयं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनता है। यानी समुदाय के अंतर्गत क्या है, साधन नहीं, वह एक साध्य है। साध्य का तात्पर्य होता है उद्देश्य का स्वतः निहित होना। जबकि संस्था में कई व्यक्ति आएंगे, अपना उद्देश्य हासिल करेंगे और चले जाएंगे, लेकिन इस तरह समुदाय में नहीं होता। जब आप किसी समुदाय के सदस्य बन चुके हैं तो समुदाय के प्रति आपकी क्या एक भावना डेवलप हो गई, फीलिंग ऑफ वे डेवलप हो जाती है, यानी हम की भावना का निर्माण हो जाता है। तो आप वही कार्य करेंगे जो समुदाय के हित में है। इस तरह हम कहते हैं कि समुदाय क्या हो गया, एक साध्य हो गया, जबकि संस्था एक साधन है। जिस तरह हम देखते हैं कि आप महाविद्यालय में आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं, सिर्फ एजुकेशन लेने के लिए। आप एजुकेशन लेके निकल जाएंगे यहाँ से, लेकिन जब आप समुदाय में रह रहे हैं तो समुदाय से निकल पाना निश्चित नहीं होता। यानी समुदाय में हम सदस्य बन जाते हैं तो बनने के उपरांत सभी मेंबर्स की या सभी सदस्यों की जो भावना है उसी भावना का पालन हमें करना रहता है।
इसी तरह हम अगली जब देखते हैं अंतर, तो अगला अंतर यह है संस्था के अंतर्गत सामुदायिक भावना होना आवश्यक नहीं है। जिस तरह हम बात करें कि भाई आप बीए के स्टूडेंट हैं, तो बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएससी, जरूरी नहीं कि सभी एक ही साथ बैठें या एक ही भावनाओं को रखें। आप लोगों का एम कुछ और होगा, आप लोगों की भावना कुछ और होगी, वहीं बीएससी के स्टूडेंट की भावना कुछ और होगी, बीकॉम के विद्यार्थी की भावना कुछ और होगी। तो हम देखते हैं कि संस्था जो है, यानी जो इंस्टीट्यूशन है, उसमें जो भावना है वो सामुदायिक भावना नहीं कह सकते हम, क्योंकि आप सभी व्यक्तिगत तौर पे यहाँ शिक्षा लेने आए हैं, तो सबकी एक व्यक्तिगत ही भावना है, सामूहिक भावना नहीं है। सब यही चाहते हैं कि हम अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे नंबर से पास हो जाएं। सबकी व्यक्तिगत भावना है। इस तरह हम कह सकते हैं एनी इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ कम्युनिटी सेगमेंट, यानी कि सभी की सामुदायिक भावना होना संस्था के अंतर्गत कंपलसरी नहीं है। लेकिन वहीं जब हम समुदाय की बात करते हैं, इन एनी कम्युनिटी ऑल मेंबर फीलिंग ऑफ वे, समुदाय के जितने भी सदस्य हैं सभी की एक ही भावना होगी और वह है हम की भावना, फीलिंग ऑफ वे। तो ये आपके कुछ प्रमुख संस्था और समुदाय में अंतर है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि संस्था और समुदाय में अंतर लिखिए या संस्था और समिति में अंतर लिखिए। तो ये हमें ध्यान रखना है कि किस प्रकार से इनमें हम अंतर कर सकते हैं। अब एक चीज और, अक्सर जो एक कोटेशन है या एक कथन है जो अक्सर पूछा गया है, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। ये कथन या कोटेशन मैकाइवर पेज के द्वारा दिया गया है, ये हमें ध्यान रखना है। क्योंकि देखा जाए, इन्होंने कहा है हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। क्योंकि संस्था क्या है, संस्था तो स्वयं में नियम और कानून और कार्य प्रणाली की एक व्यवस्था है, और नियमों के अंतर्गत सदस्यता प्राप्त नहीं होती। इस तरह मैकाइवर पेज कहते हैं कि संस्था के हम सदस्य नहीं है, हम किसके सदस्य हैं, समिति के। समिति के क्यों सदस्य रहते हैं, क्योंकि समिति व्यक्तियों के अनुसार बनाई जाती है, जबकि संस्था नियमों के अनुसार बनाई जाती है। यदि आप कोई महाविद्यालय या विद्यालय खोलने जा रहे हैं, तो उसमें जो नियम दिए गए हैं उस नियमों के अनुसार ही आप संस्था का निर्माण कर सकते हैं, जबकि समिति का निर्माण व्यक्तिगत आपसी सहमति से हो जाता है। जिस तरह हम देखते हैं, तो एक बार दुर्गोत्सव समिति में अध्यक्ष कोई और व्यक्ति बना, नेक्स्ट ईयर कोई और व्यक्ति बना, फिर नेक्स्ट ईयर कोई और व्यक्ति बना। तो इस तरह जो समिति की सदस्यता है, व्यक्ति समिति का सदस्य तो हो सकता है, लेकिन व्यक्ति संस्था का सदस्य नहीं हो सकता है। कोटेशन हमें ध्यान रखना है कि हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं, मैकाइवर पेज के अनुसार। तो ये जो आपका यूनिट है संस्था और समिति, ये यूनिट यहाँ पर खत्म होती है। हम इस यूनिट का अभी तक जो हम देख चुके हैं वह क्या क्या है, मैं आप बता दे रहा हूँ। सबसे पहला जो हमने देखा, समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र का उद्भव क्या है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, समाजशास्त्र के आवश्यक तत्व क्या हैं। विभिन्न विद्वानों के अनुसार समाजशास्त्र की परिभाषाएं, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, क्षेत्र, पृष्ठभूमि। इसके बाद हम और आगे आए, उस समय हमने देखा कि समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों में समानता और अंतर, डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंस लाइक ए सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी और एजुकेशन। यानी कि समाजशास्त्र और विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में क्या समानता है। जैसे हमने देखा समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र मनोविज्ञान और समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र। उसके बाद हम आए, हमने देखा समाज क्या है, व्हाट इज सोसाइटी। सोसाइटी हमने देखा
सोसाइटी की विशेषताएं, समाज की विशेषताएं, समाज कैसे निर्माण होता है या समाज का किस प्रकार बनता है समाज, समाज की विशेषताएं क्या है, समाज के लाभ और हानि क्या क्या है, समाज के महत्व क्या है। इसके बाद फिर हम आए, हमने देखा समुदाय क्या है, समुदाय की विशेषता, समुदाय के लाभ हानि, समुदाय का महत्व, समुदाय के प्रकार। फिर हमने देखा समिति, समिति क्या होती है, किस प्रकार बनती है, संस्था क्या होती है और संस्था किस प्रकार बनती है। तो इतना हम देख चुके हैं अभी तक। अब जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वह रहेगा सामाजिक संरचना, कि सामाजिक संरचना क्या होती है, सोशल स्ट्रक्चर क्या है। वास्तव में जब हम संरचना की बात करते हैं तो संरचना का सीधा तात्पर्य होता है कुछ छोटी छोटी इकाइयों को एक कर देना। जिस तरह हम यदि एग्जाम्पल लें मानव, तो मानव में आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, हाथ है, पैर है, और इनके साथ साथ इस पूरे को जब हम मिला देते हैं तो क्या कहलाने लगता है, एक मानव। तो ये एक संरचना है, यानी व्यक्ति, एक मानव के अंतर्गत कुछ छोटी छोटी इकाइयों को हमने मिला दिया तो वह एक संरचना बन गई। तो यही एक संरचना कहलाती है। जिस तरह कई बार हम देखते हैं घर बनाना है, घर बनाने के लिए सबसे पहले हम किसकी व्यवस्था करेंगे, जमीन की व्यवस्था, फिर रॉ मटेरियल्स की व्यवस्था जिसमें सीमेंट, ईंट, बजरी, रेत, फिर धीरे धीरे हम न्यू बनाएंगे, फिर उसके ऊपर दीवार खड़ी करेंगे और धीरे धीरे हम देखेंगे घर बन के तैयार हो जाता है। तो वास्तव में क्या था, वह एक जमीन थी, कुछ रॉ मटेरियल्स था, लेकिन इन्हें एक व्यवस्थित तरीके से जब हमने अरेंज किया तो एक घर का निर्माण हो गया। तो यह चीज कहलाती है संरचना या स्ट्रक्चर। अब इसी तरह से समाज में कोई ना कोई संरचना पाई जाती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सामाजिक संरचना के बारे में, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। तो जब हम समाज की सामाजिक संरचना की बात करते हैं तो सामाजिक संरचना में क्या है, सबसे छोटी इकाई समाज की परिवार। परिवार क्या है, समाज शास्त्र और समाज की ही सबसे छोटी इकाई है। इन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर सोसाइटी इज द फैमिली। जब हम देखते हैं कि परिवार एक सबसे छोटी इकाई है तो फिर परिवार से बड़ा क्या होगा, पड़ोस। फिर बात करेंगे समाज, समूह, समिति, संस्था, संगठन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज के अंतर्गत कई छोटी छोटी इकाइयां हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मात्र परिवार के होने से समाज कंप्लीट हो जाता है। जब भी व्यक्ति के लिए कहीं किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है, किसी रिक्वायरमेंट आती है, जिस तरह हम बात करें यदि हमें भूख लगी तो हमें खाने की रिक्वायरमेंट है। अब खाने की पूर्ति के लिए हम कहाँ जाएंगे, शुभम कमेंट बॉक्स में अपना नाम सेंड कर दो। तो हम देख रहे हैं कि सामाजिक संरचना के बारे में जिस तरह हम देखते हैं कि व्यक्ति के अंतर्गत कुछ छोटी छोटी इकाइयों को मिलाकर एक पूरे व्यक्ति की संरचना बन जाती है। इसी तरह जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज के अंतर्गत छोटी छोटी इकाइयां जो हैं, जिस तरह परिवार एक छोटी इकाई है, समुदाय, संगठन, संस्था, समूह, समिति, ये सब क्या है, इस समाज में विद्वान छोटी छोटी इकाइयां ही हैं। और इन्हीं इकाइयों का जब एकत्रीकरण हो जाता है तो एक संरचना का निर्माण होता है। विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक संरचना के बारे में कई प्रकार की बातें कही हैं, जिनमें कार्ल मैनहीम, रैडक्लिफ ब्राउन, एस.एफ. नडेल, पार्सन्स, रॉबर्ट मर्टन, मैकाइवर पेज, ये कई विद्वान ऐसे आए जिन्होंने सामाजिक संरचना के बारे में विस्तार से समझाया है। सभी व्यक्ति के अनुसार कहा गया है कि सामाजिक संरचना है वह, किसी व्यक्ति ने कहा है कि संबंधों के आधार पर संरचना है, किसी ने कहा है समूहों के आधार पर सामाजिक संरचना है,
तो किसी व्यक्ति ने या किसी विद्वान ने सामाजिक संरचना को परिभाषित करते हुए मानवीय संबंधों पर जोर दिया है कि सामाजिक संरचना का निर्माण मानवीय संबंधों से होता है। कुछ थिंकरों ने इसी सामाजिक संरचना को परिभाषित करते हुए व्यक्ति की अंतःक्रिया को महत्व दिया है कि व्यक्ति जब तक अंतःक्रिया नहीं करेगा, अंतःक्रिया का तात्पर्य है विचारों का आदान प्रदान। यदि हम दो व्यक्तियों को खड़ा कर दें और यदि उन दोनों व्यक्तियों में आपस में कोई वार्तालाप ना हो तो किसी प्रकार का भी संबंध निर्मित नहीं होगा, और जब संबंध निर्मित नहीं होगा तो किसी प्रकार की संरचना नहीं बनेगी। इसलिए कई विद्वानों ने क्या कहा है कि सामाजिक संरचना के लिए संबंधों का होना आवश्यक है। कुछ विद्वानों ने कहा है कर्तव्यों का होना आवश्यक है, तो कुछ विद्वानों ने कहा अंतःक्रिया का होना आवश्यक है। इस तरह हम देखते हैं कि सामाजिक संरचना के बारे में विभिन्न थिंकरों ने या विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अपने स्तर पर अपने अपने मत दिए हैं। हम जो संरचना की बात कर रहे हैं, जिस तरह हमने देखा हमारे जीव विज्ञानी हैं चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने व्यक्ति की संरचना को लेकर सामाजिक संरचना को परिभाषित किया है। उन्होंने जीव विज्ञान की एक संरचना ली है। जीव विज्ञान में उन्होंने कहा है कि मानव विभिन्न इकाइयों से मिलकर निर्मित होता है। मुख्यतः मानव एक कोशीय से द्विकोशीय और द्विकोशीय से बहुकोशीय की तरह जाता है। यानी किसी भी जीव की उत्पत्ति के बारे में चार्ल्स डार्विन का कहना है कि कोई जीव की उत्पत्ति होती है वह एक कोशीय से लेकर बहुकोशीय है। जिस तरह हम कहते हैं कि एक कोशीय है, एक कोशीय का मतलब होता है सिर्फ एक संरचना। जिस तरह हम देखते हैं केंचुआ, केंचुआ यह एक कोशीय है, सिर्फ एक ही संरचना है उसकी। और जब द्विकोशीय की बात आती है तो एक के साथ किसी एक और कोशिका का जुड़ा होना। जिस तरह कई बार हम देखते हैं दो मुंह वाले सांप, यह द्विकोशीय में आते हैं। और द्विकोशीय के बाद जब बहुकोशीय की हम बात करते हैं तो जितने भी जीव जानवर मनुष्य आपको नजर आते हैं वो सब बहुकोशीय के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो बहुकोशीय है यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा कहा गया है कि जीव की उत्पत्ति एक कोशीय से बहुकोशीय की तरह हुई है। यानी कि उन्होंने कहा है कि यह एक संरचना का निर्माण करती है। संरचना की शुरुआत में या संरचना के प्रारंभ में बिल्कुल सरल होती है, यानी कि एक कोशीय होती है, फिर धीरे 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 कठिन होती जाती है, यह बहुकोशीय में परिवर्तित हो जाती है। तो यह एक प्रकार की संरचना है। इनके सिद्धांत को कई विद्वान फिर हमारे समाजशास्त्र में लेके आए, तो उन्होंने समाज की सामाजिक संरचना के बारे में विस्तार से समझाया है। तो सामाजिक संरचना के बारे में ये तो बेसिक इंट्रो था। नेक्स्ट क्लास में हम सामाजिक संरचना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार सामाजिक संरचना का निर्माण होता है और किन विद्वानों के द्वारा सामाजिक संरचना का उल्लेख किया गया है और किस किस स्तर पर उल्लेख किया गया है। कोई डाउट? ओके, शुभम कोई डाउट? ओके।